आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां अगर हम देखें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो हम देखेंगे आर्टिकल 352। इसका मतलब है संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां अनेक जगहों पर लिखी गई हैं। विधायी शक्तियां, फिर प्रशासनिक शक्तियां, आपातकालीन। और अब देखो, हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, दुनिया के तमाम जगहों से स्रोत ला रहे थे। और चूंकि बड़ा स्रोत था तो ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटेन में संविधान कभी लिखा नहीं गया, और दूसरा बड़ा स्रोत था अमेरिका। लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं पर आपातकाल जैसी कोई चीज नहीं थी। और लेकिन व्यवहारिक रूप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो बड़े बड़े देशों ने इमरजेंसी प्रोविजन लगा दिए। तो संविधान निर्माताओं ने यहाँ से देखा और फिर उन्होंने ढूंढ निकाला एक जर्मनी में जगह है बीमर। तो जर्मन वासियों ने जो बीमर में संविधान बनाया था हिटलर के आने के पहले, उसी को वीमार संविधान या वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, WEIMER, वीमर या वाइमार संविधान कहा जाता है, वहां से आपातकाल का प्रावधान ले लिया। इसका मतलब है कि जहां जहां से बेहतर स्रोत दिखा, और ये कितनी बड़ी बात है, श्रीलंका में आप देखो आपातकाल लगा था। अमेरिका में पहले राष्ट्रपति ट्रम्प थे, और कोरोना के समय देखो, ये तो कुल मिला के व्यवहारिक रूप में आपातकाल जैसी कंडीशन थी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माता समझ गए थे, चाहे जीवन हो चाहे राष्ट्र का जीवन हो, हमेशा सामान्य परिस्थितियां नहीं चलती, इमरजेंसी आता है। इसलिए हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है, एयरक्राफ्ट में एक इमरजेंसी डोर होता है। इमरजेंसी का मतलब है कि वो हमेशा खोलने के लिए नहीं है। अच्छा, ये भी बता दें कि जब कोई आपसे पूछे भारतीय संविधान की विशेषता लिखना है, तो उसमें आपातकाल मत लिखो बच्चों। आपातकाल भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। अब मान लो किसी शरीर में पूछा है 5 उंगली है, कई लोगों को 6 उंगली हो जाती है। 6 उंगली होना विशेषता थोड़ी है, वो तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो अब हम देखें जरा आपातकाल के मामले में संविधान क्या कहता है और राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो हमारा जो विमर संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया, और आपातकाल के बारे में अगर हम देखें इमरजेंसी, तो ये तो बात पक्की है कि सामान्य काल नहीं है। तो आप कहोगे कि सर ये इमरजेंसी में खास बात क्या है, सामान्य काल क्यों नहीं है, इसे इमरजेंसी क्यों कहा गया, और सामान्य काल इमरजेंसी में क्या फर्क होता है। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात आपको बता दें कि देखो, जब आपातकाल होता है, तुलसीदास ने भी कहा गया है कि तुलसीदास ने भी कहा, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। अच्छा, जीवन में भी आपातकाल आता है, और दोस्तों आज तक महान कौन बना है जो आपातकाल को संयम से झेल ले। इसलिए कई बच्चों के सामने बड़ी कठिनाई आती है तो घबरा जाते हैं, जबकि कठिनाई जिसके सामने आएगी वही तो मोदी बन पाएगा। इसका मतलब दोस्तों, कठिनाई तो जीवन में आनी है। तो स्वाभाविक रूप में आपातकाल में क्या होता है कि हमारा संघात्मक शासन, देखो आपातकाल क्या है, जब संघात्मक शासन एकात्मक शासन जैसा चलने लगे, तभी आपातकाल है। यानी ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। और अब आपको संघात्मक शासन चूंकि आपने पढ़ लिया है, इसे ये बात भी बहुत स्पष्ट हो गई आपको। जब संघात्मक शासन एकात्मक शासन जैसा चलने के, तो आपातकाल है। तो सामान्य परिस्थितियों में क्या है, हमारा संविधान संघात्मक, आपातकाल में क्या है, एकात्मक। दूसरी बात, जब मूल अधिकार निलंबित हो जाए, जब मूल अधिकार निलंबित हो जाए तब क्या होगा, आपातकाल। और बच्चों, बड़े ध्यान देने की बात है, हमारे यहाँ लोकतंत्र इसीलिए है कि हमें अधिकार और आजादी है। आप याद रखना, लोकतंत्र का मतलब निर्वाचन कारण नहीं होता। लोकतंत्र के लिए बहुमत का शासन नहीं है, ये तो उसकी सामान्य द्वितीयक विशेषता है। अगर लोकतंत्र का मर्म देखो, उसकी प्राथमिक विशेषता देखो, तो क्या होगा, लोकतंत्र क्या है, ये अधिकार, जहां आजादी हो, जहां अधिकार हो, वही तो लोकतंत्र है, यही तो लोक है। अदरवाइज आप अगर ये कहो कि हम भारतीय संविधान को चीन और उत्तर कोरिया जैसा बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि बच्चों, फिर उसमें से फंडामेंटल राइट्स निकाल दो। फंडामेंटल राइट्स आपने निकाल दिया तो भारतीय संविधान तुरंत नॉर्थ कोरिया चीन जैसा हो जाएगा। इसलिए मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे तो ये आपातकाल है। सामान्य काल क्या है, जहां संघात्मक शासन है। सामान्य काल क्या है, जहां मूल अधिकार है। अब ऐसे आप देखो, अगर आपातकाल होगा तो फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप लिख रहे हो वो बंद कर दिया जाएगा।
मीडिया वाले जो समाचार छाप रहे हैं उस पर तमाम रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। अभी सामान्य परिस्थिति तो नहीं है। और एक और भी कंडीशन आप देख सकते हो, आपातकाल का मतलब क्या है। अब इसका मतलब है कि आपातकाल और सामान्य परिस्थितियों में हमें अंतर पता चल गया। यद्यपि हम एक अंतर और कर सकते हैं। तो सामान्य परिस्थितियां क्या है, जहां हमारा शासन अपने मूल स्वरूप में रहे, संघात्मक रूप में रहे। सामान्य परिस्थितियां क्या है, जहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलती रहे, ये मूल अधिकार मिलता रहे, सामान्य परिस्थितियां हैं। और एक बात और भी ध्यान देने की है, कई बार संभव है कि आपातकाल में, आपातकाल का मतलब है जहां व्यक्ति की वेतन भत्ते भी कम हो जाए। और आप ये बात जानते हो, अगर वेतन भत्ता कम हो गया तो व्यक्ति के वेतन भत्ते भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये होता है आपातकाल में। सामान्य काल में क्या होता है, व्यक्ति को वेतन भत्ते प्राप्त होते रहते हैं। भाई वेतन भत्तों में कटौती नहीं होती, वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। तो ये है आपातकाल और सामान्य परिस्थितियों में बेसिक डिफरेंस। आपातकाल और सामान्य परिस्थितियों में, तो आपातकाल मतलब है कुछ असामान्य। तो मान लो कि हमारे घर में कई बार कोई बीमार हो गया, गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, आपातकाल है। कई बार ऐसी त्रासदी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इमरजेंसी कंडीशन है। तो व्यक्ति के जीवन, राष्ट्र के जीवन दोनों में आता है। इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा क्यों नहीं इमरजेंसी के किट भी हम रख दे संविधान में। क्योंकि आप याद रखो, इमरजेंसी किट होना चाहिए। कभी अगर ऐसे संकट में फंस गए तो हम कैसे उसको रिप्लेस कर लेंगे। बुद्धिमान आदमी तो ऐसे ही करता है। इसे हर कार में एक स्टेपनी होती है। अब ये इसका मन कर, ये नहीं कार के पहिया पंचर करते रहो। मतलब अगर कार का पहिया पंचर हो जाए तो हमारे पास विकल्प तो होना चाहिए। अब जरा आप कहोगे सर ये देखो थोड़ा, अब राष्ट्रपति की बात कैसे आएगी। तब हम यहाँ पे आपातकाल की बात जब आती है तो संविधान के जब अनुच्छेद 352 संयोग की बात है कि अनुच्छेद 352 और 360 में आपातकाल शब्दों का प्रयोग आता है। अनुच्छेद 356 में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं आता। यानी अगर आपातकाल की बात कर रहे हो तो अनुच्छेद 352 में ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ये अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 के संदर्भ में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि शब्द का प्रयोग होता है संविधान के तंत्र की विफलता। और अगर आपको याद होगा तो संघीय शासन में हमने ये बात बता रखी थी। तो अनुच्छेद 356 में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं आता, बल्कि आता है संविधान के तंत्र की विफलता। संविधान का तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और 360 में संविधान के तंत्र की विफलता। अब जरा देखिए, पहले 352 देख लें, 360 फिर 356। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों संविधान के एक ही भाग 18 में है। तो संविधान के तंत्र की विफलता को आपातकाल क्यों नहीं कहा जाता, इसका भी कारण आपको बता देंगे। लेकिन पहले जरा शुरुआत करें राष्ट्रीय आपातकाल से। अब देखो बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अब आप जानते हो कि उद्घोषणा, अब 352 में क्या क्या बातें हैं यही थोड़ा को बता दें, क्योंकि इसमें कुछ हमें फैक्ट मिल जाए, कुछ तथ्य मिल जाए, कुछ विचार हमें बन जाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हो, जब मेंस में सवाल पूछा तो विचार क्या भविष्य में आपातकाल की दुरुपयोग संभव है, तब आप थोड़ा विश्लेषण की बात करो। कुछ फैक्ट भी हमें चाहिए कि आपातकाल कितनी बार हुआ, कैसे होता है, इसके बारे में फैक्ट भी चाहिए। इसलिए पहला हम देखेंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। अब यहाँ राष्ट्रपति की बात आएगी और हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो कहा जाता है भारत में आपातकाल की उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट करेगा और वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो हमने जब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बीच अंतर बताने का प्रयास किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ बस एक जगह लिख दिया गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह सहायता से काम करेगा।
बस एक जगह लिखा गया है। तो जब अध्यादेश जारी करेगा इसका मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह, क्षमादान देगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह। तो इसमें फिर लॉजिकल सवाल हो जाता है कि सर फिर तो इसीलिए तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, यानी काम तो सब राष्ट्रपति के हाथ से हो रहा है, काम करने वाला कोई और है, सिंहासन पर कोई और बैठा है, शासन कोई और कर रहा है। इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एकमात्र और एक पहला प्रयोग 352 में है। इसके अलावा जहां भी आप देखोगे संविधान में लिखा गया मंत्रिपरिषद, और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे, भाई हमारा संविधान तो ऐसा नहीं कहता कि मंत्रिपरिषद लिखित सलाह देगी। और ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि बच्चों अगर आपको कहानी याद होगा तो जनता पार्टी सरकार 1977 में आई थी, और अनुच्छेद 352 का जो मूल स्वरूप था उसका मूल स्वरूप में बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप ये बात पूछी जाए कि संविधान में कौन सा एक अनुच्छेद है इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय में सबसे ज्यादा बार की है, तो आर्टिकल 21 सबसे विस्तार किया है। और किस संविधान का मिसयूज सबसे ज्यादा हुआ है, तो आर्टिकल 356। और आपसे पूछा जाए संविधान के संशोधन के द्वारा किस आर्टिकल के शेप को बहुत बदला गया है, 352। तो यहां बड़ा शेप बदला गया है। और ये शेप बदला क्यों गया है, तो शेप बदला इसलिए गया है क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह वाला शब्द है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से बदला गया। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से बदला गया। इसके पहले तो केवल ये था कि भाई राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, उसमें मंत्री पर ऑटोमेटिक तक मंत्रिपरिषद की सलाह ही बनेगी, उद्घोषणा करेगा। और ये घटना क्यों आई थी, क्योंकि आपको याद दिला दें, जब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाया था, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा अभी 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। अभी तक 3 आपातकाल का प्रयोग किया जा चुका है। पहला भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, और जो लगाया गया है वाह्य आक्रमण के आधार पर। दूसरा आपातकाल था 1971, फिर से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। और दोस्तों ये तो बात है कि जब दो देश लड़ते हैं तो ये कहना का बड़ा कठिन है किसने किस पे हमला किया। हम मानते हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, तो 1971 में हमला किया गया, और फिर यहाँ पे क्या दिखाया गया, वाह्य आक्रमण के आधार पे। तो दूसरी इमरजेंसी में लगा दी। अब दूसरी इमरजेंसी लगाई, यहाँ तक मामला बिल्कुल जेन्युइन था। ये 2 ऐसे इमरजेंसी के प्रयोग थे जो हमने आवश्यक परिस्थितियों में किए थे। क्योंकि दोस्तों जब देश पे खतरा हो, अरे परिवार के ऊपर किसी का हमला हो जाए, तो परिवार में फिर ये थोड़ी कहोगे कि विचार की स्वतंत्रता, तब तो हाँ पहले उस हमले को तोड़ना पर्पज है। भाई कोई आपातकाल कंडीशन आ जाए और घर में आप म्यूजिक बजा रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे ये 2 आपातकाल लगे तो हमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या तीसरे आपातकाल से आई है। भारत में जो 2 राष्ट्रीय आपातकाल लगा बहुत ही वास्तविक कंडीशन थी। देश के जब ये बाहरी आक्रमण हो गया हमारे ऊपर, तो उस समय हम ये तो नहीं कहेंगे मैं देश के खिलाफ बोलूंगा, जो मर्जी वो कहूंगा, तो देश की सेनाओं की से लेकर मनोबल सबका टूटता है, सबकी समस्या जाएगी। इसलिए तय किया गया कि विवाद कहां से आया, जून यानी जो जून 1975 में आपातकाल लगाया गया, वो पहला आपातकाल था जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो जून 1975 का आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। अब इसी आधार पे विवाद पैदा हो गया कि भाई आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। और संयोग की बात है उस समय 1971 वाला आपातकाल जारी था। अब ये भी बड़ा विवाद का विषय आ गया कि जब एक आपातकाल बना हुआ था तो अचानक दूसरा समानांतर आपातकाल लगा देने की आवश्यकता क्या पड़ गई, और फिर 2 आपातकाल लगाया कैसे जा सकता है। ये सारे प्रश्न का उत्तर में चाहिए। लेकिन जून 1975 वो खासतौर पे वो वर्ष 75 दोस्तों, जिस समय हमारे यहाँ शोले मूवी रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी 75। और 75 में पूरी यानी जब पूरा गर्मी का तापमान बढ़ रहा था तो हमारे यहाँ राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया और लीकर टेम्परेचर बढ़ गया। और जून 1975 में
ये आपातकाल की घोषणा हो गई। और इसी बात के कारण आप जानते हो कि इंदिरा गांधी 71 में सत्ता में आई थी, देवी के रूप में थी, दुर्गा के रूप में थी, ऐसा लगा इंदिरा गांधी ने चामुंडा है। लेकिन जब आपातकाल उन्होंने लगा दिया तो बहुत अलोकप्रिय हो गई। और अब हम ये तो नहीं कहेंगे दोस्तों पूरी आपातकाल कहानी बड़ी विशद है, और ये तो नहीं कह सकते कि इंदिरा गांधी एकमात्र उसके लिए उत्तरदायी थी। हाँ, इंदिरा गांधी ने थोड़ा गड़बड़ काम किया था, हम ये कह सकते हैं। भाई भाई देखो, जो दोस्तों जो सत्ता में होता है दोस्त उसी को सबसे ज्यादा होता है, जो पावर में होगा दोस्त उसी को ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं था कि केवल इंदिरा गांधी इसके लिए मात्र उत्तरदायी थी। पूरी घटनाक्रम ऐसे हुआ क्योंकि तीसरा ही सबसे बड़ा विवादास्पद था, आपातकाल। और घटनाक्रम ये था दोस्तों, ये तीसरा आपातकाल लगा क्यों? मामला गुजरात से आगे बढ़ा। आप जानते हो कि हमारे यहाँ अब इंदिरा गांधी समाजवादी समाजवादी अपने आप कहती थी, लेकिन ये भी इससे सही बात है, समाजवाद के नाम पर क्या होता है कि मुफ्त में चीजों को दो। अब मुफ्त में चीजों को दोगे तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो उस समय कांग्रेस गुजरात सरकार थी चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में, और चिमन भाई पटेल ने क्या किया, कैंटीन, जो बच्चों के कैंटीन होते हैं हॉस्टल, उसकी फीस थोड़ी बढ़ा दी। और अभी विपक्ष को मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने कहा भाई इंदिरा गांधी समाजवादी बनती है, यहाँ बच्चों की फीस बढ़ा रही है। और तब से अब देखो दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई, तब से पॉलिटिक्स हमारे यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में आ गई। अब इसका देश को इतना फायदा हुआ है तो विवाद का विषय है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को जबरदस्त नुकसान हुआ है तो प्रमाण है। तो अब नारा हो गया चिमन चोर चिमन चोर, इसका मतलब चिमन भाई पटेल चोर है, नारा दे दिया गया। अब ये चिमन चोर का मूवमेंट चला गया बिहार में। बिहार में जयप्रकाश नारायण बड़े कद्दावर नेता, नेहरू के दोस्त थे, इंदिरा गांधी से बड़े सीनियर थे, वो इंदिरा गांधी को तो इंदू कहा करते थे। अभी मामला चलाया बिहार में, और बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा आंदोलन आगे बढ़ने लगा। कि जयप्रकाश नारायण से पूछा कि बाबा क्या करना चाहते हो? उनका, मैं गांधी बाबा कैसे से हूँ, और बताओ भारत में आजादी आ गई, हमें तो संपूर्ण क्रांति चाहिए, यानी हमें पूरी व्यवस्था का बदलाव चाहिए। उसके बाद बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसी बीच में एक और घटना आ गई। अब यहाँ तक देखिए क्रम, कहीं न कहीं विपक्षी दलों ने आगे बढ़ाया। उसी बीच में घटना आ गई कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। ये भी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। उसके वकील थे शांति भूषण, उसके वकील थे शांति भूषण, जो उसी के बाद किस जनता पार्टी सरकार में विधि मंत्री बनाए गए। कई केस लैंडमार्क होते हैं, जगमोहन लाल सिन्हा और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां इंदिरा गांधी के दादा पिता सब ने प्रैक्टिस की थी, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। अब भूचाल मच गया, प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो जाए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। अब उसके बाद यहीं से, अब देखिए यहाँ मामला क्या था, इसके बाद अगर इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे देती, 71 में चुनाव जीती थी, 75 5 साल होने को था, तो अगर वो त्याग पत्र दे देती मसला खत्म हो जाता। लेकिन इंदिरा गांधी ने त्याग पत्र देने के बजाय आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल लगा दिया, यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। इसलिए आप देखोगे कि भाई सीधी सी बात है, 62-71 का आपातकाल क्यों लगाया? क्योंकि देश खतरे में था। और इस घटनाक्रम को देखने से ऐसा लगता है कि 75 का आपातकाल इसलिए लगाया गया कि इंदिरा गांधी की सत्ता खतरे में थी, इसलिए तो हमारा संविधान आपातकाल की बात नहीं करता। तो अब बात को और थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो आप कह सकते हो सर ये तो संविधान का दुरुपयोग था, लोकतंत्र की हत्या थी। आप ध्यान से इस बात को सुनने की आवश्यकता है कि भाई आपातकाल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ लगा सकते हो। यहाँ तो पता चला कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया, और कोई भी व्यक्ति, दोस्तों हमने तो यही पढ़ा है, व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री हो क्यों न हो, संविधान विधि से ऊपर नहीं है। संविधान विधि ऊपर है, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। यहाँ इंदिरा गांधी का दोष था। लेकिन उसके पहले जो आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान में रैली हुई, और जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ देश के सैनिकों को, पुलिस बल के लोगों को सरकार की आज्ञा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये विपक्षी गलती थी। अरे भाई हमारा लोकतंत्र भी बच्चा था दोस्तों, 25 साल हुए थे, इतना बड़ा उठापटक, तो इस वजह से इस पे विवाद था। और उसी के बाद जब जनता पार्टी शासन आई 77 में चुनाव जीतकर, तो जनता पार्टी शासन ने अनुच्छेद 352 को बहुत टफ करने का प्रयास किया। इसीलिए आप बार बार अनुच्छेद 352 में शब्द का चेंज देखेंगे। तो इसीलिए 44वें संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया, क्योंकि जनता पार्टी सरकार इसी बात पे चुनाव जीती कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया।
और आप जानते हो अभी भी जब राहुल भैया लोकतंत्र की बात करते हैं, विपक्षी दल के लोग कह देते हैं दादी को याद करो, तो मसला तो था। अब यह तीसरा आपातकाल हो गया, तो अब सवाल है कि संविधान में आज की डेट में कौन से आपातकाल लगाने के आधार क्या है। 352 में जो आज के आधार है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो आज का आधार क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, और ये दो तो पहले से थे, ये तो बाहरी आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अब आंतरिक अशांति शब्द हटाकर शब्द का प्रयोग कर दिया आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अब ये तीन आधार हो गए, आंतरिक अशांति शब्द हट गया, और ये फिर 44वां संविधान संशोधन आया। इसे बार बार आप देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन आपको बार बार दिखेगा, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने कहा भविष्य में इसका मिसयूज न किया जाए। इसलिए कहा भी जाता है कि आंतरिक अशांति का मतलब है, पहले लोग कहा करते थे, अभी भी कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आपातकाल दो प्रकार का है, बाहरी एक आंतरिक। तो बाहरी आपातकाल का मतलब है जब आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगे तो बाहरी, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग जाए तो आंतरिक। लेकिन ये बात तो आप जानते हो, आप पूछोगे सही सशस्त्र विद्रोह क्या है? अच्छा युद्ध तो, अच्छा हकीकत की बात है ना, हमारा संविधान युद्ध की परिभाषा करता है, क्योंकि 352 में लिखा गया है यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाए, यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाए जहां युद्ध हो जाए, बाहरी खतरा हो जाए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो या खतरा प्रतीत भी होता हो, बात ध्यान रखने की है, यानी एक्चुअल वार हो जाए, एक्चुअल में वार होने के बाद आपातकाल लगेगा, जरूरी नहीं है वार होने की आहट भी होनी चाहिए। अगर आहट भी हो रही तो भी आपातकाल लगाया सकता है, एक्चुअल अकरेंस जरूरी नहीं है। इसलिए जो बात आपको ध्यान देने की है कि ये बात संविधान 352 में लिखी गई है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा हो, और वो किन कारण से, युद्ध बाहरी आक्रमण से हो, राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा हो जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो। यदि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है जो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे हो, और अगर इनके आधार पे हो, या यदि इनके आधार पर हो, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ऐसा हो जाए या होने की आशंका हो, यानी एक्चुअल में वार न हुआ हो, एक्चुअल में वार न हुआ हो बल्कि युद्ध होने की आशंका हो, इस पे भी आपातकाल लगाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत, क्योंकि लिखा है प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, राष्ट्रपति को लगता है, भाई लगने में तो कई बार छिपकली से डर लग सकता है, लगने का लग सकता है कि हाँ जा रहा हूँ पता नहीं, कई लोग तो कोरोना शुरू नहीं हुआ मास्क पहन के घूमने लगते थे, लगभग लगता था ऐसा। जहाँ सेटिस्फेक्शन की बात होती है लगता है। अच्छा सेटिस्फाई बड़ा सब्जेक्टिव शब्द है। पार्टी में गए, जबरदस्त रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद किसी ने पूछा कैसा था, मैं कह रहा ऐसे ही था, तो अभी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है। तो आशंका के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और दूसरी बात है, आप कहोगे सर ये बताओ, मान लो अरुणाचल पे हमला हो गया, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाए? जरूरी नहीं है, यानी पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। किसी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में हो तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। पूरे भारत की सुरक्षा खतरे में हो तो ही आपातकाल लगाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्षेत्र विशेष में आपातकाल लगाया जा सकता है, क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरे में होने कारण लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर लद्दाख के ऊपर हमला है तो फिर तमिलनाडु में आपातकाल लगाने का मतलब है। तो ये आर्टिकल 352 कह रहा है कि आपातकाल का बेस क्या होगा, 3 हो गया, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांत था, ये बात स्पष्ट हो गई, आंतरिक अशांत को चेंज कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से, अब सशस्त्र विद्रोह हो गया। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा, लिखित सलाह पे होगा, ये इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। अब सवाल कुछ और है कि दो आपातकाल क्यों लगाया गया और आपातकाल कैसे आगे बढ़ेगा, समय सीमा कितनी होगी, ये भी तो हम देख ले। तो अब हम जरा देखें कि राष्ट्रीय आपातकाल की समय सीमा कितनी है। 352 की बात भी हम ही कर रहे हैं अभी।
तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने साल तक चलेगा? क्या कोई ऊपरी समय सीमा है? तो ये कह दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। भाई आपातकाल की परिस्थितियां कब तक ठीक हों? तो यहाँ पे अब समय सीमा यानी संविधान कह रहा है 352 में कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। इसका मतलब 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, ये परिस्थितियां तय करेगी। तो आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से और लंबा भी खींच सकता है, तो इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए और वो लगाया गया 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो अब कहा है कि ठीक है कोई अधिकतम समय सीमा तो नहीं है, लेकिन कैसे कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण हो। इसलिए देखोगे दोस्तों, हमारे संसदीय शासन में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण हर जगह है। हमारे संसदीय शासन में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण हर जगह है। कैसे? तो आप देखोगे कोई अधिकतम समय सीमा तो नहीं है, लेकिन इस आपातकाल पर संसद का नियंत्रण कैसे हो? इस आपातकाल पर संसद का नियंत्रण कैसे किया जाए? कार्यपालिका और राष्ट्रपति की शक्ति पे संसद कंट्रोल कैसे हो? तो ये बात बड़ी ध्यान देने की है कि संसद का नियंत्रण कैसे हो। पॉइंट नंबर 1, संसद का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि पहला, भाई संसद कैसे कंट्रोल करे, तो पॉइंट नंबर 1 की बात की गई, पहली बात की गई कि संसद का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। पहला, यदि राष्ट्रीय आपातकाल है तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे। दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे जो विशेष बहुमत से पारित होगा। बात ध्यान रखने की है, 30 दिन के भीतर दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे जो विशेष बहुमत से पारित होगा। और बच्चों ये भी याद दिला दे, ये भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इसके पहले नहीं था। इसका मतलब है यही तो है संसद का नियंत्रण। भाई राष्ट्रपति ठीक है आपातकाल जारी कर दे, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया कि विशेष बहुमत से सदन का अनुमोदन चाहिए। और दोस्तों है विशेष बहुमत 30 दिन के भीतर। अगर ये विशेष बहुमत से अनुमोदन हो गया तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक के लागू होगा। इसे राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा नहीं होगी, लेकिन बढ़ाया कैसे जाएगा 6 महीने के लिए। ये 6 महीने वाला प्रावधान 44वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। ये विशेष बहुमत वाला प्रावधान 44वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। और अब देख लोगे इसका विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। इस मत से उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 मत से पारित किया जाएगा प्रस्ताव। सोचो कितना कठिन बहुमत है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसलिए पता कर दिया गया, अगर कल के लिए कार्यपालिका ने मिसयूज भी कर दिया तो संसद ही अनुमोदन नहीं करेगी। और 30 दिन के भीतर दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो आप पूछोगे सर 6 महीने किससे होगा, उद्घोषणा से या अनुमोदन की तिथि से। उत्तर है दोस्तों अनुमोदन की तिथि से। अनुमोदन की तिथि से इसकी अवधि कितनी होगी, 30 दिन की, सॉरी 6 महीने की। तो मान लो कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और 30 दिन के भीतर का मतलब 21वें दिन दोनों सदन ने अनुमोदन कर दिया विशेष बहुमत से। तो 21वें यानी 21 दिन को भी 6 महीने में लिया जाएगा या 21वें दिन से 6 महीना शुरू होगा। उत्तर है पहले 20 दिन को 6 महीने में शामिल नहीं किया जाएगा, 21वें दिन से 6 महीना शुरू होगा।
और फिर 6 महीने के बाद फिर अनुमोदन चाहिए और यही विशेष बहुमत चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आज की डेट में बड़ा मुश्किल है ये। तो 44वें संविधान संशोधन से फिर से इसे थोड़ा कठोर बनाया गया है जिससे इसका मिसयूज रोका जा सके, पहली बार। और हमारे संविधान निर्माता दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। ये संविधान बड़ा मतलब हमारे संविधान निर्माता एक एक बारीक बातों का भी उल्लेख कर देना चाहते थे। क्यों? अब मान लो जो उन्होंने एक भी कल्पना कर ली कि मान लो कि आपातकाल घोषणा हुई, अब दोनों सदन का अनुमोदन करना है, लेकिन मान लो आपातकाल की घोषणा हो गई और घोषणा करते ही लोकसभा विघटित हो गई, अब क्या किया जाए? ऐसी भी कल्पना कर ली उन्होंने। तो आप समझ सकते हो कितनी बारीक बातों का ध्यान रखा। भैया अपने उद्घोषणा की और उसी समय लोकसभा विघटित हो गई। यदि आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो फिर ही कहा गया कि भाई लोकसभा अगर विघटित है तो लोकसभा से अनुमोदन हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी यही राज्यसभा की उपयोगिता है परमानेंट हाउस की। तो क्या होगा? अगर लोकसभा विघटित है तो 30 दिन के भीतर राज्यसभा इसका अनुमोदन करे। 30 दिन के भीतर राज्यसभा इसको अनुमोदन कर दे विशेष बहुमत से, ये बात शर्त हमेशा रहेगी। और अब लोकसभा का निर्वाचन आप जानते हैं 6 महीने के भीतर तो हो ही जाएगा। और नवगठित लोकसभा पुनर्निर्वाचित या नवगठित लोकसभा अपनी बैठक की पहली तिथि से, ध्यान देना है, अपनी बैठक की पहली तिथि से, यानी निर्वाचन की तिथि से नहीं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में शब्दों को बहुत ध्यान देकर पढ़ा जाता है। अपने बैठक की पहली तिथि से नहीं बल्कि अब सॉरी, निर्वाचित होने की तिथि से नहीं, शपथ लेने की तिथि से नहीं, बल्कि अपनी बैठक की पहली तिथि से विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे। तो फिर आप जानते हैं कि आपातकाल 6 महीने बढ़ेगा, अन्यथा आपातकाल समाप्त। दोनों सदन का अनुमोदन चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई ये सवाल पूछे कि क्या भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग किया जाए, बहुत कठिन है। 44वें संविधान संशोधन के बाद तो बड़ा कठिन कर दिया गया। फिर आप कहोगे सर दूसरी बात, दो आपातकाल क्यों लगा? और आपातकाल होगा तो क्या लोकसभा का चुनाव भी होगा? अब ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो पहले जरा इस बात का जवाब दें कि दो आपातकाल क्यों लग गया। एक आपातकाल 77 में था, तो आप देखो एक आपातकाल 71 से था। तो संयोग की बात थी, जो आपातकाल 71 से लगाया गया था वो भी खत्म हुआ 77 में, जनता पार्टी ने खत्म किया था। और जो आपातकाल 75 में लगाया गया था वो भी 77 में खत्म हुआ। तो 75 से लेकर 77 तक दो आपातकाल चलते रहे। तो आप कहोगे सर इसका बेस क्या है, क्यों ऐसा किया गया? जरा वो उत्तर देख लें, ऐसा क्यों किया गया। तो जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो यहाँ थोड़ा सा आप जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उन्हें पहले बता दिया मूल अधिकार समाप्त होगा। तो जरा देखिए मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार पर इसका कैसा प्रभाव होगा। मूल अधिकार प्रभाव कैसा होगा। और वास्तविकता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, पहली बात है अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लग रहा है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाहरी आक्रमण के आधार पर लगेगा तो जो अनुच्छेद व्यवहार में आएगा वो है 358। जो अनुच्छेद लागू होगा वो क्या है 358। यानी 358 किसका है, 352 का बच्चा है।
जब 352 आएगा तभी 358 आएगा। यानी आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव पहला क्या है? 358। और 358 कब होगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो। तो आप याद रखो, तब इस कंडीशन में अनुच्छेद 19 जो हम पहले पढ़ चुके हैं मूल अधिकार में, अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप में और तत्काल, स्वाभाविक रूप में और तत्काल निलंबित हो जाएगा। बात ध्यान देने की है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 19 इमीडिएटली, तत्काल और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 19 को आप खत्म करने के लिए कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, आर्टिकल 19 खल्लास। बादल हुआ तो सूरज अपने आप ढक जाएगा, तो उसको अलग से ढकने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, ढक ही जाएगा। इसका मतलब है बाल कटवा रहे हैं तो बाल नीचे ही गिरेगा। एक घटना का परिणाम दूसरा स्वाभाविक होता है, बाल कटवा रहे हैं तो बाल को नीचे गिराने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। इसलिए आर्टिकल 19 स्वाभाविक रूप में तत्काल रूप में निलंबित हो जाएगा, ऐसा पहले 358 का प्रभाव है। इसीलिए कहा दिया गया कि ये आपातकाल का प्रभाव। लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ये बताओ, ये तो आपने बताया नहीं कि दोहरे की क्यों जरूरत पड़ी। इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है, जरा हम ये बात और स्पष्ट कर दें। मूल अधिकार पर दूसरा प्रभाव होता है, अगर मान लो कि आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर न हो, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो, तब क्या होगा? तो आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो इसका प्रभाव 359 में देखा जाएगा। 358 नहीं, 359। और 359 में कहा गया है, इसमें स्वाभाविक रूप में कोई मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा, बल्कि इसके बाद क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के द्वारा यह निर्धारित करेंगे कि किन मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित किया जाए, इन्फोर्समेंट। किन मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 359 में ये लिखा गया है, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा और राष्ट्रपति उस उद्घोषणा के द्वारा ये बताएगा कि राष्ट्रपति अपनी घोषणा के द्वारा बताएगा, निर्धारित करेगा कि किन मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होना चाहिए। किन मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होना चाहिए, यह तय करेगा राष्ट्रपति, ये तय करेगा प्रेसिडेंट। अब सवाल यह है कि लेकिन आप जानते हो कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर 359 के आधार पर आपातकाल हो, फिर तो जितने चाहे उतने फंडामेंटल राइट निलंबित कर लो आप। और कहा जाता है मूल अधिकारों क्रियान्वयन निलंबित होगा, इसका मतलब किसी को अनुच्छेद 32 और 226 लेने का अधिकार नहीं होगा, इसमें निलंबित होगा 32 और 26। इन दोस्तों हमें कह दें कि कोई भी व्यक्ति बाइक से कहीं भी आ जा सकता है, बस उस पेट्रोल की दुकान बंद कर दें। पेट्रोल की दुकान जब हमने बंद कर दी, इसका मतलब बाइक चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से लोगों को बंद कर दिया। अरे जब लॉकडाउन के समय ट्रेन बंद हो गई थी तो लोग कैसे आते? इसलिए 32 जो हम पढ़ चुके हैं, 226, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी 226 में ना उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ना उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकार की रक्षा के लिए दोनों ही न्यायालय ही तो हैं। और जब जा ही नहीं सकते, यानी हम ये कहते हैं भाई जहां चाहे से वहां दवाई ले लो, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो बात तो एक ही हो गई। इस वजह से, और इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसलिए इंदिरा गांधी ने दोनों आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, क्योंकि वो सभी प्रकार के अधिकारों को निलंबित करना चाहती थी। क्योंकि 358 के आधार पर केवल 19 निलंबित होता, बाकी मूल अधिकार को आप सस्पेंड नहीं कर सकते थे। इंदिरा गांधी कह रही थी, क्योंकि उस समय बड़ा आंदोलन चल गया था, विपक्षी दल सड़कों पर आ गया था, और कहा भी जाता है लोकसभा चल रही थी
और दोस्तों उसी समय 42वां संविधान संशोधन आया था। उसी समय 42वां संविधान संशोधन आया था जब पूरा विपक्ष जेल में था। वही बड़ी विपक्ष था ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग थे। 42वां संविधान संशोधन पारित कर लिया, जिससे 50 से ज्यादा आर्टिकल चेंज हो गए। लोग तो यही कहते हैं भैया देखो कैसे हम चुन के आई सरकार अधिकारों का निलंबन कर देती है। इसलिए दोस्तों बहुमतवाद कई बार बड़ा खतरनाक होता है। अब सवाल ये है कि अब फिर आप देखो, लेकिन आज की जो कंडीशन है दोस्तों, फिर जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन कर दिया। और 44वें संविधान संशोधन से कंडीशन ये है कि कोई भी अगर 359 के आधार पर भी आपातकाल लगेगा, 2021 का क्रियान्वयन निलंबित नहीं होगा। 2021 निलंबित, आज कंडीशन ये है 2021 निलंबित नहीं होगा। ये बात जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ दी गई। तो ये बड़ी ध्यान रखने की बात है। यानी फिर जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे लिमिटेशन किया। और आप कहोगे अच्छा, इसका यही कारण था दोस्तों, दोहरा राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए लगा क्योंकि इंदिरा गांधी हर प्रकार के मौलिकाधिकारों को खत्म करना चाहती थी। अन्यथा दोहरे आपातकाल लगाने की बाकी कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि हमारा देश अगर संविधान से चलता है तो सवाल है संविधान ही बदल दिया गया। इसीलिए दोस्तों कई बार बहुमतवाद खतरा पैदा करता है। अब ऐसा थोड़ी जो बहुमत कहेगा वही संविधान हो जाएगा। हमारे संविधान निर्माता इसलिए संविधान को सर्वोच्च रखना चाहते हैं, सरकार को नहीं। संविधान पहले आएगा, लेकिन इसके पहले इंदिरा गांधी ने एक संशोधन और करवा लिया था, और वो संशोधन था 38वां। हमारे मूल संविधान में दोहरे आपातकाल का प्रावधान नहीं था, लेकिन 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने दोहरे आपातकाल को जोड़ दिया। दोहरा आपातकाल रहेगा। दोहरा आपातकाल बना रहेगा, ऐसा उन्होंने जोड़ दिया था 38वें से। तो 38वें से पहले जोड़ा, फिर उसके बाद 1975 में दोनों चीजें 75 में हुई। उसके बाद दूसरा आपातकाल लगा दिया। और आप ये भी आपको याद दिला दें, जब राष्ट्रीय, तो ये तो उत्तर मिल गया दोहरा क्यों लगाया गया। और ये भी आपको बता दें कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है बच्चों, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखने की बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग होगा तो क्या लोकसभा की कार्यवाही बढ़ सकती है, तो क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है क्या। तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा कार्यकाल 1 बार में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बात ध्यान रखने की है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है, बात ध्यान रखने की है, आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाई जाएगी। आपातकाल रहेगा नहीं रहेगा उसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई जाएगी, लेकिन लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। अब इसका मतलब ये है, या फिर पूछोगे कि सर राष्ट्रीय आपातकाल में इसका मतलब चुनाव नहीं होगा, तो ये जो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जाएगी, संसद बढ़ाएगी। अब सवाल है कि अगर संसद बढ़ा रही लोकसभा की अवधि तो इसका मतलब चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, निर्वाचन करना हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग का काम है। और हकीकत की बात है कि 1967 में, आपको फिर यहाँ बात याद दिला दे, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की है कि जब लोकसभा यानी आपातकाल लगता है तो आपातकाल की अवधि 6 महीने बढ़ती है। लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ती है। और आपको ध्यान देने की बात है, जब ये 62 का आपातकाल चल रहा था, ये 68 में खत्म हुआ था। इसी बीच में 67 में लोकसभा चुनाव हुआ था। इसका मतलब है आपातकाल के दौरान निर्वाचन अगर हो जाएगा तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन 75 के हिसाब से तो 71 में चुनाव हुआ, 75 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन ये 77 में हुआ। इसलिए इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी।
75 में। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पे जरूरी नहीं है कि लोकसभा की कार्यवाही बढ़ाई जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा की कार्यवाही बढ़ाई जा सकती है। और ये भी ध्यान रखने की है, अब मान लो कि जब लोकसभा का हमने 1 साल बढ़ा, एक बार बढ़ाया, 1 साल बढ़ गई, 2 साल बढ़ गई, तो जिस दिन से हमने तय किया कि ये लोकसभा के कार्यकाल को अब नहीं बढ़ाया जाएगा, तो भी 6 महीने तक आपातकाल का प्रावधान रहेगा। 6 महीने तक वो चीजें, क्योंकि 6 महीने हम ग्रेस पीरियड लेके चलते हैं भाई, चुनाव कराने के लिए, अगली सरकार आने के, लोकसभा के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, तो 6 महीने से हम लिख देते हैं। तो शायद अब यहाँ से आपको बेसिक फैक्ट पता चल गए होंगे कि आपातकाल दोहरा क्यों लगाया गया, आपातकाल कैसे बढ़ाया जाएगा, लोकसभा की कंडीशन क्या होगी, तो लोकसभा विघटित होगा, विघटित नहीं होगा, तो यहाँ पे तो बात स्पष्ट हो गई। अब जरा दूसरी बात देखें कि आपातकाल अगर है तो संघ राज्य पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपातकाल है तो इसका संघ और राज्य के संबंध पर क्या फर्क पड़ेगा, मूल अधिकार पे क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें बता दिया। आपातकाल का संघ राज्य पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये भी देख लिया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर प्रभाव। अब देखो दोस्तों, हमने संघीय शासन में केवल एक लाइन कह के आगे बढ़ गए थे, क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ती है। अगर वहां हम इसका विस्तार करते तो आपको उलझाव होता। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर क्या प्रभाव है, इसके लिए थोड़ा सा हम और आगे देख ले। तो राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर प्रभाव क्या है। पहली बात यह है दोस्तों कि राज्य विधानसभा बनी रहेगी। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य विधानसभा विघटित नहीं होती, राज्य विधानसभा बनी रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर राज्य विधानसभा बनी रहेगी तो लॉजिकल है दोस्तों कि वहां मंत्रिमंडल भी रहेगा और मुख्यमंत्री भी रहेगा। और जब राज्य विधानसभा है तो मंत्रिमंडल भी रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने से राज्य सरकार भंग नहीं होती, क्योंकि भाई देश की सुरक्षा का मामला है। देश की सुरक्षा का मामला है कि विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल में एक बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं होगी, क्योंकि चुनाव कराने कंडीशन हो सकता है ना हो, इलेक्शन कमीशन ने ये बात ना कही हो। अब सवाल दूसरा है, फिर राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है। लेकिन शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाएगा। आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब 7वीं अनुसूची, शक्ति विभाजन कहाँ पे है, 7वीं अनुसूची में है। तो जो 7वीं अनुसूची है भाई, शक्ति विभाजन कहाँ है, 7वीं अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची में जो विषय है आप जानते हो, संघ है, राज्य है, समूर्ति है। 7वीं सूची में संघ विषय है, राज्य विषय है, समूर्ति है, यही 3 विषय है। अब अगर शक्तियों का विभाजन निलंबित होगा, इसका मतलब है संघ सरकार सब पे विधि का निर्माण कर देगी। यानी संघ सरकार राज्य भी विषय पर विधि का निर्माण कर देगी, समूर्ति पे तो करती ही है, संघ पे कर देगी। शक्ति का विभाजन निलंबित, बहुत ध्यान देने की बात है दोस्तों। इसका मतलब है वैसे तो संघ मुख्यमंत्री क्या होता है, उसके बाद तो मोदी जी दीदी को ठास देंगे, दीदी की बराबरी की शक्ति नहीं रह जाएगी। यानी राज्य के मामले में भी संघ विधि का निर्माण कर देगी, राज्य विषयों पर संघ अध्यादेश जारी कर देगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, तो शक्ति का बंटवारा निलंबित। बात को दूसरे शब्दों में कहे दोस्तों, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो राज्य सूची समवर्ती सूची जैसी बन जाती है। बात ध्यान देने की है, जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो राज्य सूची क्या बन जाएगी, समवर्ती सूची। इसका मतलब समवर्ती सूची पे चूंकि संघ को हमेशा विधि के निर्माण का अधिकार है, इसीलिए समवर्ती सूची बिल्कुल राज्य सूची कैसी बन जाएगी, समवर्ती, कनकरेंट। इसका मतलब है, बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपातकाल में संघात्मक शासन एकात्मक रूप में काम करने लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि फिर संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची पर विधि का निर्माण कर सकती है। उसके बाद
राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों ये बात तो जानते हो कि फिर तो राष्ट्रपति किसी विषय को, राज्य के विधि के किसी विषय को राज्यपाल के माध्यम से आरक्षित करवा सकता है, तो पूरी की पूरी शक्ति ही राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। तो संघीय शासन एकात्मक रूप में काम करने लगेगा। इसलिए आलोचक कई बार कहते हैं यार भारत का संविधान संघ तो आधा संघवाद है। ये कौन संघवाद है भैया? ये कौन संघवाद है? ये तो आधा संघवाद है। लेकिन अब जरा अगली बात देखो, तो आप कहोगे सर ये बताओ कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का भी कोई प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे किया जाए? क्या संविधान इसकी बात करता है? तो दोस्तों आप याद रखो, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? भाई एक तो लोकसभा अनुमोदन न करे तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। कभी भी राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है, पहली बात। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन से फिर एक बात कही गई कि लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से समाप्त कर सकती है। लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से समाप्त कर सकती है। बात ध्यान में रखने की है। इसे लोकसभा बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से समाप्त कर सकती है। इसका मतलब है, बहुत ध्यान रखने की, अगर आपातकाल की कार्यवाही बढ़ाना है, अवधि बढ़ाना है, तो विशेष बहुमत चाहिए। और अब सिंपल बहुमत का मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके आधे से ज्यादा। हाँ, अगर लोकसभा बैठक में है तो कोई भी, यानी इसके लिए क्या होगा कि लोकसभा की, बात ध्यान रखने की, आपातकाल को खत्म करने की शक्ति राज्यसभा को नहीं है, केवल लोकसभा को है। हाँ, ये बात अलग है कि राज्यसभा अनुमोदन न करे खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म करने के प्रस्ताव लाने की शक्ति लोकसभा के पास केवल है। और अब लोकसभा इसे सामान्य, भी बात ध्यान रखना, सामान्य बहुमत से सम्मत कर सकती है, जबकि बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। और यही प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अन्यथा 44वें के पहले केवल ये था कि राष्ट्रपति से समाप्त करेगा, लोकसभा को समाप्त करने की शक्ति नहीं थी। अब इसे लोकसभा को समाप्त कर दी गई। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, लोकसभा के 1/10 सदस्य 14 दिन पूर्व की नोटिस 14 दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य 14 दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को देंगे और यह समाप्त हो जाएगा। और यह समाप्त हो जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर प्रभाव है। ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर प्रभाव है। और कैसे इसे समाप्त किया जाएगा ये बात हो गई। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, इसी समय 44वां संविधान संशोधन आया। यही राष्ट्रीय आपातकाल था जब 44वां संविधान संशोधन है, और संविधान को बिल्कुल इधर से उधर इंदिरा गांधी ने कर दिया। तो आप जानते हो कि अगर पूछा जाए कि क्या भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग हो सकता है दोस्तों, तो नहीं। संसद, आप जानते हो, संसद से विशेष बहुमत चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए। और दूसरा आप देखो कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया 44वें संविधान संशोधन से ये भी हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल न्यायिक का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। बात ध्यान रखने की दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आपातकाल गलत आधारों पर लगाया गया तो न्यायपालिका इसे रद्द कर देगी। तो अगर कोई पूछा जाए क्या राष्ट्रीय आपातकाल का भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है, क्या भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग हो सकता है, तो दोस्तों इस पे बड़े सारे प्रतिबंध आ गए। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि पहला, अब संसद का विशेष बहुमत चाहिए और लोकसभा भी इसे खत्म कर सकती है। दूसरी बात, दूसरा क्या है, क्यों भविष्य में दुरुपयोग नहीं हो सकता? राष्ट्रीय आपातकाल 352 भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब तो न्यायपालिका बाकायदा देखेगी गलत है सही है, जुडिशियल रिव्यू के भी अधीन रहेगा, दूसरी बात भी रहेगी। और तीसरा,
भविष्य में दुरुपयोग कैसे नहीं होगा? संसद का विशेष बहुमत चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। और आप याद रखो, राजनीतिक भय हो गया है। राजनीतिक भय क्यों? इंदिरा गांधी ने एक बार उसका मिसयूज किया, दोबारा चुनाव हार गई। तो आने वाली कोई भी सरकार, और आज भी कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनती है। जब भी कोई मसला कांग्रेस सामने आएगा, तुरंत लोग कह देंगे भैया देखो इंदिरा गांधी ने मिसयूज कर दिया था। इसलिए राजनीतिक रूप में ये सदैव राजनीतिक दलों को भयभीत करता है कि अगर इसका कभी प्रयोग करेंगे तो सत्ता गई। यानी खास तौर पे इसके खिलाफ जनमत इकट्ठा हो जाता है। और आप जानते हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? न्यायालय के पास नहीं है, जनमत के पास है। जस्टिस चंद्रचूड़ से भी बड़ा न्यायालय आम जनता का है, चुनाव के समय दिखता है। तो ये खास बात हो गई। और इसी राष्ट्रीय आपातकाल के समय 44वां संविधान संशोधन आया था। इसी राष्ट्रीय आपातकाल के समय 44वां संविधान संशोधन आया था, 42वां, 44वां इसके बाद आया था। 42वां संविधान संशोधन आया था, जिससे संविधान को इधर सुधर कर दिया गया था। दोस्तों, कोई पार्ट ऑफ संविधान का देखो, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, न्यायालय, कोई भी, अब दोस्तों कोई भी संविधान का पार्ट इसे देखो जो न प्रभावित हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी 44वें संविधान संशोधन से, और हुआ क्या उस समय, इंदिरा गांधी के मंत्री थे स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें लगता है कि संविधान में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, संविधान में थोड़ा फेरबदल किया, जैसे काम नहीं चलेगा। तो हुआ कि भाई संविधान में क्या फेरबदल किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, फेरबदल होना चाहिए। तो ये पता चला कि भाई संविधान में कैसे फेरबदल हो। तब उन्होंने कहा कि संविधान में कैसे फेरबदल होगा, क्योंकि संविधान में कैसे फेरबदल होगा, क्योंकि आप को थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। भारत में थोड़ा ज्यादा ही लोकतंत्र है, न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा सारे संविधान के बहुत सारे पार्ट को बदला गया। उसमें कौन कौन सा पार्ट बदला था, तो आप देखोगे, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ दिए गए, उसमें समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये शब्द समाजवाद में जोड़ दिया गया। फिर आप देखोगे, मूल अधिकार, निदेशक तत्व को असंतुलित करने का प्रयास किया गया, निदेशक तत्व को ज्यादा महत्व देने का प्रयास किया गया। और मूल कर्तव्य का नया अध्याय आ गया, मूल कर्तव्य का एक नया संविधान में भाग ही आ गया। फिर आप देखोगे, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया। इसको आगे हम कहीं ना कहीं इसका उल्लेख भी करेंगे। आधारभूत ढांचे में खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया। इसी से 42वें संविधान से अनुच्छेद 323 ए आ गया, जिसके द्वारा अधिकरणों का प्रावधान किया गया। 323 ए और 323 बी आया गया, जिसको हम न्यायपालिका में थोड़ा देखे, अधिकरणों का प्रावधान कर दिया गया। तो दोस्तों इतना ही नहीं, और ये कह दिया गया कि अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे तो यहां तक कह दिया गया कि अब उच्च न्यायालय संसद की विधियों को नहीं देखेगा और उच्चतम न्यायालय राज्य की विधियों की अवलोकन नहीं करेगा, पुनरावलोकन नहीं करेगा, बल्कि ये मुद्दा हम न्यायपालिका में देखते हैं। इस संविधान में एक बड़ा जबरदस्त चेंज किया गया दोस्तों। लेकिन संयोग की बात रही कि जनता पार्टी सरकार आ गई और न्यायालय आ गया, और न्यायालय की सक्रियता से जनता पार्टी सरकार के कारण ये सारे जो संविधान के दुरुपयोग हुए थे उसे रोक दिया गया। आज के इतना ही दोस्तों, बाकी इसी बात को, अब आपातकाल का अगला स्वरूप है वित्तीय आपातकाल, उसे हम बताएंगे कल। आज के लिए।